हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। गाइस, आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लेते हैं। तो लेट कर लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये तीन इक्वेशंस हैं और इनको एक साथ हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, अब जरा देखिए इसको, इस इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला रूल है क्या, देखिए इसमें पहला रूल है कि राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ओके गाइस, राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एज कैसे, यहां देखिए एक मान लीजिए एक मैट्रिक्स है और यहां पर देखिए आपके पास x के कोएफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3। तो आप यहां लिख दीजिए a1 a2 a3। y का कोएफिशिएंट्स हैं b1 b2 b3। तो ये हो गया b1 b2 b3। और z का कोएफिशिएंट है c1 c2 c3। ठीक है, और इसके बाद हम लोग, ये पहला काम था कि यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना दीजिए। उसके बाद दूसरा काम है आपका कि यहां पर जो वेरिएबल्स हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जो वेरिएबल है उसके लिए भी एक मैट्रिक्स बना देते हैं। तो दूसरा रूल है गाइस, राइट द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बना लीजिए एज, इसको आप x मान लीजिए और इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? तीन वेरिएबल है आपका x, y और z। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स हो गया, वेरिएबल का मैट्रिक्स हो गया, और अब हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे इसका कांस्टेंट का मैट्रिक्स। तो तीसरा रूल है राइट द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स। ठीक है ना, कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको हम लोग B मान लेते हैं एज, इसको B मान लेते हैं और B में कांस्टेंट्स है आपके पास D1 D2 D3। ठीक है ना।
अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप x से a में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहां पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए अब आपके पास a में है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 है ना। और इसमें हम लोग x से अगर मल्टीप्लाई करें और x में एलिमेंट्स है x y z, तो क्या करते हैं, कॉलम को उठाते हैं और बारी बारी से इसके रोज में गुना करेंगे ना। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इस कॉलम को उठाया, इसमें एक ही कॉलम है और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये मिलेगा आपका, यहां ध्यान दीजिए, ये आपका जो मिलेगा ये मिल जाएगा आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z मिलेगा ना। x से a1 में गुना होगा a1x, फिर y से b1 में गुना होगा b1y, फिर z से c1 में गुना होगा c1z। और ये किसके बराबर है गाइस, ये आपका d1 के बराबर है। तो इसको x वाले मैट्रिक्स को जब a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मैट्रिक्स b के बराबर हो जाएगा। देखिए d1 d2 d3 हो जाएगा ना। तो यहां से इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसके बराबर, d1 के बराबर। इसी तरह से आप देखेंगे कि फिर से इसको आप सेकेंड रो में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, x से a2 में गुना हो जाएगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2z। इस तरह से कॉलम को सेकेंड रो में गुना करेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, d2 के बराबर, है ना। और फिर इसी तरह से इसको उठा के थर्ड रो में गुना करेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z और ये d3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारे पास दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही था। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। सो गाइस अगला जो काम करना है आपको, वो काम क्या करना है कि एक आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखना है। तो चौथा रूल कहता है कि राइट द गिवन सिस्टम ऑफ नॉन homogeneous linear equations in the form of matrix multiplication। ठीक है ना। एज कैसे लिखना है, ax इज इक्वल टू b। ठीक है। अब देखिए जरा, a को आप इस तरफ लाएंगे तो देयरफॉर आपको मिलेगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है। अब इस इक्वेशन की मदद से, है ना, चौथे स्टेप में जो हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया, इसकी मदद से हम लोग x और y z की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हमने अभी एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया और आपको बताया कि उस रिलेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन
of the system of non-homogeneous linear equation. So we can find out the solution of the system of non-homogeneous linear equation with the help of x is equal to a इनवर्स b. ठीक है, a इनवर्स x इज इक्वल टू a इनवर्स b की मदद से हम लोग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. ओके गाइस, अब इसमें 2-3 पॉइंट्स जो है रिमार्केबल पॉइंट्स हैं और इसको आप लिख सकते हैं यहां पर एक टॉपिक बना के, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड. पहला पॉइंट है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. अगर जो मैट्रिक्स आपने निकाला है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, देन द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस linear equations has unique solution. ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो आप बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा. ओके गाइस, राइट. सेकेंड पॉइंट है आपका इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0. तो इस केस में क्या होगा, देन the system of non-homogeneous linear equations has no solution. इस केस में सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा. कब, व्हेन ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0. जब ये कंडीशन हो तो इस केस में सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है. ठीक है. And third point is that if determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B is also equal to 0, then the system of non-homogeneous linear equation has infinitely many solutions. क्लियर है. जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो एंड
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 हो जाए तो इस केस में सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो ये ओवरऑल सारी बातें थी नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना, और एग्जाम्पल की मदद से हम इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। ओके गाइस, तो पहले इसको लिख लीजिए। गाइस, प्रॉब्लम बनाने से पहले हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। देखिए, तो अगला टॉपिक है अपना कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। देखिए गाइस, जब भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, तब हम लोग सिस्टम को बोलते हैं कि कंसिस्टेंट है। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। ओके गाइस, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं, देखिए एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा, देखिए सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करने का मतलब है कि आपका सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर आपका सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है। और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में हम लोग सिस्टम को क्या बोलते हैं कि कंसिस्टेंट है। क्लियर है? किस केस में? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, तब, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कैसा है? कंसिस्टेंट है। ओके, और दूसरा पॉइंट है कि अगर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो इस केस में क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। इस केस में होगा नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो ये था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके गाइस, एक बार फिर से समझिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलते हैं। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इस केस में क्या आता है? नो सॉल्यूशन आता है। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो उस केस में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके गाइस, चलिए।
तो गाइस हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखिए एग्जाम्पल है आपका, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन यहाँ पर दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। सो गाइस इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग यहाँ पर वेरिएबल के कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स हो जाएगा, x का कोफिशिएंट है 1 2 और y का कोफिशिएंट है 2 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक दूसरा मैट्रिक्स भी बनाएंगे और दूसरा मैट्रिक्स कौन सा होता है, वेरिएबल का मैट्रिक्स। तो x जो हो जाएगा वो हो जाएगा x और y, दो वेरिएबल है। एंड तीसरा जो हो जाएगा आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स, और कांस्टेंट के मैट्रिक्स को हम लोग b लिखते हैं और b में दो कांस्टेंट है 2 और 3, ठीक है ना। ये तीनों मैट्रिक्स हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहला काम कि देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट को हम लोग दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख देते हैं। तो देखिए इसको इवैल्यूएट करते हैं, 1 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 3 माइनस 4 किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर। सो गाइज यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिल गया जो है -1 और वो जो है 0 के बराबर नहीं है। और हमने पहला ही पॉइंट लिखा है क्या कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सो गाइस हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर है, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला एग्जांपल है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन है आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, राइट। सो गाइज हम लोग इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको 3 मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। पहला जो है वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, दूसरा वेरिएबल का मैट्रिक्स और तीसरा जो है कांस्टेंट का मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लीजिए कि वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है वो हो जाएगा आपका ए, और ए में एलिमेंट हो जाएगा x का कोफिशिएंट देखिए 1 2 और y का कोफिशिएंट 3 6, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स आपका होगा वेरिएबल का मैट्रिक्स x और इसमें वेरिएबल 2 है x और y। और जो तीसरा मैट्रिक्स होगा जो तीसरा मैट्रिक्स b होगा वो आपका कांस्टेंट का मैट्रिक्स, और कांस्टेंट यहाँ पर 2 है 5 और 8, ठीक है ना। तो ये तीनों मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। अब हमारा काम है डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दो वर्टिकल लाइंस के बीच में मैट्रिक्स ए का एलिमेंट, तो 1 2 3 6। और इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 हो गया, और -2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, 6 - 6 0। सो गाइज यहाँ पर हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 0। और इस केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तब हम लोगों को निकालना पड़ता है एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है ना, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाए तब हम लोगों को निकालना पड़ेगा एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो आपका नो सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग निकालते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए। और गाइस मैंने बताया था सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स में एडज्वाइंट ऑफ ए जब निकालते हैं आप, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। और ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 6 है, तो ये हो गया आपका 6 1। ठीक है, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पर 3 और 2 है, पॉजिटिव साइन है, अब आपका साइन नेगेटिव हो जाएगा तो -3 और -2 हो जाएगा। तो ये आपका एडज्वाइंट ऑफ ए निकल गया। नाउ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है ना गाइस, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता तो हम वहीं पर डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक है, और वहीं हम लोग कंसिस्टेंट लिख देते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाता है तो हमारे पास दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा केस आता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये दो केस आते हैं। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर एडज्वाइंट निकालना मस्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर हम लोग निकालते हैं एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। तो देखिए एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 -2 -3 और 1। ठीक है ना, और फिर बी का वैल्यू, बी क्या है, बी जो है अपना कांस्टेंट का मैट्रिक्स है और इसका वैल्यू है 5 8। ठीक है, अब इसको उठा के हम लोग इसके रो में बारी बारी से गुना कर देंगे। तो देखिए इसको उठा के इसमें गुना करेंगे तो 6 में 5 से गुना करेंगे हो गया 30, और फिर -3 में 8 से गुना करेंगे तो -24। ठीक है, अब इसको उठा के सेकेंड रो में गुना कीजिए तो -2 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -10, और फिर 8 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा +8। क्लियर है गाइस, और यहाँ पर आप देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया 30 में से 24 को घटाएंगे तो ये हो गया 6, और फिर -10 + 8 करेंगे तो हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि देयरफॉर एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया। जब तो यहाँ पर एक कंडीशन हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो हम लिख सकते हैं 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिला हमको, वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर the system of equation has no solution। और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन के केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। सो यहां लिख सकते हैं दैट इज the system of equation is inconsistent। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर तीन जो है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हुआ है और आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गाइस चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो पहला काम है तीन मैट्रिसेज बनाना, और तीन मैट्रिसेज कौन कौन सा। पहला मैट्रिक्स वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल का मैट्रिक्स, और तीसरा मैट्रिक्स जो होगा कांस्टेंट का मैट्रिक्स। ओके गाइस, तो देखिए वेरिएबल के मैट्रिक्स को ये मान लेते हैं, वेरिएबल के कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है आपका एक्स वाई जेड, और गाइज एक्स का कोएफिशिएंट है 1 2 1, 1 2 1। वाई का कोएफिशिएंट देखिए -1 1 1, -1 1 1, और जेड का कोएफिशिएंट है 1 -3 और 1। तो ये आपका वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स हो गया, और दूसरा मैट्रिक्स वेरिएबल का x, और x में कौन कौन सा वेरिएबल होगा। इस सिस्टम में तीन वेरिएबल है x y z, तो यहाँ पर x जो मैट्रिक्स होगा x y z का मैट्रिक्स हो जाएगा। एंड कांस्टेंट का मैट्रिक्स, कांस्टेंट के मैट्रिक्स को हम लोग b लिखते हैं, और कांस्टेंट यहाँ पर है 4 0 2, और ये हो गया जो मैट्रिक्स बी हो गया उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 4 0 2। नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, ठीक है ना, क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हैं वहां पर ए इनवर्स इन्वॉल्व होता है, और ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो देखिए जरा, तो सबसे पहला काम कि हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए को सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट बना लीजिए, तो इसके एलिमेंट्स को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख लीजिए। तो 1 -1 1 2 1 -3 और 1 1 1, ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए है। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फटाफट साइरस रूल का यूज कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर इसका पहले तीनों रो को लिखेंगे, तो 1 -1 1, फिर 2 1 -3, और फिर हो गया 1 1 1, और फिर ऊपर से दो रो को हम नीचे रिपीट कर देते हैं, तो 1 -1 1 2 1 -3। ठीक है, अब हम लोग डायगोनल बना लीजिए। ये आपके डायगोनल हो गए ऊपर से नीचे वाला। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए डायगोनल एलिमेंट्स को, 1 × 1 × 1, ये आपका 1 हो गया। फिर देखिए 2 × 1 × 1, ये आपका 2 हो गया। और फिर यहाँ देखिए 1 × -1 × -3, तो ये आपका +3 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाता है, इस वैल्यू को हम लोग p मान लेते हैं। तो देखिए 3 + 2 5, और 5 + 1 ये हो गया 6, तो देयरफॉर p का वैल्यू हो गया 6। नाउ नीचे से ऊपर डायगोनल बनाइए। देखिए अब फिर से इनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, तो 1 × 1 × 1, फिर से आपका 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 × 1 × -3, तो ये हो गया आपका -3, और फिर 2 × -1 × 1, ये हो गया -2, और इनको फिर से जोड़ दीजिए, और इनको जोड़कर हम लोग n लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर -2
और -3, -5 और +1, ये हो गया -4। ठीक है। सो गाइस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो हो जाएगा p माइनस n, तो यहाँ ध्यान दीजिए p का वैल्यू जो है 6 है और -4, तो ये हो जाएगा 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। तो देयरफॉर आपने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है तो अब आपको क्या करना है, इनवर्स निकलना है। ठीक है ना, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक रिलेशन मैंने बताया था, और रिलेशन क्या था, x = a इनवर्स b, ये रिलेशन बताया था। ठीक है ना, तो a इनवर्स निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स ऑफ a का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a * एडजॉइंट ऑफ a। पढ़े हैं आप लोग? तो आपको सबसे पहला काम कि एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट निकाल लेंगे तो इनवर्स निकल जाएगा। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं गाइस, कुछ याद है? चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं कहीं पर साइड में। चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करना होता है, सबसे पहले 3 कॉलम को लिखना होता है। ठीक है ना, तो चलिए तीनों कॉलम जो है आपका ये हो गया 1 2 1। ठीक है, दूसरा कॉलम है -1 1 1, और तीसरा कॉलम है आपको 1 -3 और 1, और फिर से इधर से 2 कॉलम को राइट साइड में रिपीट कर दीजिए, तो 1 2 और ये हो गया 1, और फिर -1 1 1, और फिर क्या करना है, ऊपर से 2 रो को नीचे रिपीट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 -1 1 1 -1, और 2 1 -3 2 और 1। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इस रो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हम लोग डिलीट कर देते हैं। गाइस यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपका कैलकुलेशन शॉर्टकट में कर रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाना होगा, आपको प्रत्येक एलिमेंट का, यहाँ पर मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, और फिर कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स सी निकालना पड़ेगा, और फिर उसको ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। ठीक है ना, और पूरा डिटेल में करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ थे, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया। अब यहाँ मल्टीप्लाई हम ऊपर से नीचे करेंगे, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए में लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, यही मैंने ट्रिक बताया था आपको। तो देखिए, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां से शुरू करेंगे, 1 × 1 1 हो गया, और 1 × -3 हो गया, तो -3 को माइनस करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया। ठीक है, फिर आइए सेकेंड एलिमेंट पर, 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर -1 × 1 करेंगे तो -1, लेकिन -1 को घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए तीसरे एलिमेंट की बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिए, -1 में -3 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 हो गया, और फिर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, तो -3 और -2 ये हो जाएगा -5। अगला एलिमेंट हो गया आपका, देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। फिर आगे देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पर -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, तो 2 में से
-3 को घटाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो 2 + 3 आपका हो गया 5। क्लियर है। नेक्स्ट 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो 2 - 1 कितना हो गया 1। और फिर आपका यहाँ देखिए 1 में -1 से गुना करेंगे -1, और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, तो -1 -1 -2। और फिर नेक्स्ट है आपका 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 2 में -1 से गुना करेंगे -2, तो 1 में से -2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 हो गया 3। तो ये आपका निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये जो निकल गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। सो गाइस देयरफॉर अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। चलिए पहले आप इतना लिखिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो गाइस ए इनवर्स जो हो जाएगा अब आपका 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था 10। याद करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया 10, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हमने निकाला था एक मैट्रिक्स जो था एडजॉइंट ऑफ ए, और वो था आपका 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3। ये था आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा निकल गया ए का इनवर्स। क्लियर है गाइस। ए का इनवर्स जब निकल गया तो अब हम लोगों को क्या निकलना है, नाउ फॉर द सॉल्यूशन, नाउ फॉर द सॉल्यूशन वी हैव, और हमारे पास एक रिलेशन होता है x = a इनवर्स b, और x क्या था याद है, 3 वेरिएबल था x y z, और a इनवर्स हम निकाल चुके हैं 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ a का वैल्यू यहाँ पर 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3, और इनटू b, और b क्या था गाइस याद कीजिए, b में एलिमेंट था 4 0 2। ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको उठा के और इसके रो में बारी बारी से, इसके रोज में बारी बारी से गुना कर देना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको उठा के फर्स्ट रो में गुना करते हैं। ये हो गया 1/10, और यहाँ देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे हो गया 16, 2 में 0 से गुना करेंगे +0, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो गया आपका 4। चलिए अब इसको उठा के सेकेंड रो में गुना कीजिए, तो -5 में 4 से गुना करेंगे तो -20 हो गया, और 0 में 0 से गुना करेंगे +0, और 5 में 2 से गुना करेंगे +10। ठीक है ना। अब इसको उठा के थर्ड रो में गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो गया 4, और -2 में 0 से गुना करेंगे +0, और फिर यहाँ पर देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो +6। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हो गया 1/10, और इसको जरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 16 + 4 हो गया 20, और -20 और +10 -10, और यहाँ देखिए 4 + 6 ये आपका हो गया 10। और यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर जो 1/10 है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इस मैट्रिक्स के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर प्रत्येक एलिमेंट में 10 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे कितना हो जाएगा, देखिए जरा, इस 10 से अंदर ले आएंगे 1/10 को, तो 20 में 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका 2, और फिर -10 में 10 से भाग देंगे तो -1, और फिर 10 में 10 से भाग देंगे तो 1, और ये किसके बराबर था गाइस, ये था आपका
x के बराबर, मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आपका मिल गया 2 माइनस 1 और 1। तो देखिए यहाँ पर दो इक्वल मैट्रिसेज हो गए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो गाइस x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू हो गया -1 और z का वैल्यू हो गया आपका 1। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका x y z का वैल्यू निकलता है और ये जो था आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हो गया। ओके गाइस, लिख लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।